शुरू करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 6 पार्ट्स में होगा, जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है द कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन के जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, उन्हीं को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमें वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरा मानना है जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करते हैं तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वही हमें याद करना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं। जब हम बार बार बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं और जब एग्जाम के टाइम में हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें सभी ऑप्शंस याद आ जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जो करेक्ट आंसर है उसी पे ही फोकस कीजिएगा। जो करेक्ट आंसर है मैं वही रीड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि जब हमें अपने बारे में पता होता है, कैपेबिलिटीज फीलिंग्स और सभी चीजें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। तो जो फिजिकल साइन नहीं है स्ट्रेस का वो क्या है? गिल्ट। क्योंकि गिल्टी हमें कब महसूस होती है? जब हमसे कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है। तो ये जो है ये फिजिकल साइन नहीं है स्ट्रेस का। तो करेक्ट आंसर है गिल्ट। नेक्स्ट है दिस अलाउज द यूजर टू चेंज वेरियस सेटिंग्स इन अ कंप्यूटर। तो जहां पर हम कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो कहां पर जाके कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल में। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इसका सही आंसर है प्लानिंग। क्योंकि जो मैनेजरियल या मैनेजर का काम होता है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है? मेन काम होता है उसका प्लानिंग करना। तो प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो क्या है? रिसाइकलिंग। जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो हम उसका अच्छे से कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको वेस्टेज को कैसे यूज कर सकते हैं? रिसाइकल करके हम उसको दोबारा से पिघला के उसकी नई चीजें दोबारा से बना सकते हैं, और इस तरह से वो हमारे पर्यावरण को, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी पॉल्यूटेड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 6 पार्ट होंगे, जिसमें से कोई 5 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है डैश पेमेंट फीचर अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ अनसेटल्ड बिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ड्यू बिल्स। जो ड्यू बिल पेमेंट है वो अनसेटल्ड बिल को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम जो अनसेटल्ड बिल है उनको प्रोसेस कर सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि बिल में जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी वो हमारे पास बार बार आएगा चीजें लेने, अदरवाइज वो क्यों आएगा अगर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हैजरस मटेरियल मस्ट बी लोडेड एंड अनलोडेड। इसका करेक्ट आंसर है केयरफुली। जो डेंजरस या हैजरस मटेरियल होता है उसको केयरफुली जो है वो हैंडल करना चाहिए जब भी हम लोड या अनलोड करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर होलसेल बिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटेक। इंटेक की फुल फॉर्म है इंसुलेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स, जो इंटेक कंपनी है ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1977 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये होलसेल बिलिंग के लिए मटेरियल, सॉफ्टवेयर, मशीन, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है। नेक्स्ट है गिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इज टाइमली डिलीवर टू द कस्टमर। यानी कि जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन की मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टास्क है, वो क्या है? टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर। यानी कस्टमर को जो है वो टाइमली चीजें मिल जाएं। नेक्स्ट है EDI स्टैंड फॉर। तो EDI की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? EDI इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट रिप्लेसेस पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस। यानी कि इसके थ्रू हम जो पेपर वर्क करते थे उससे बच जाते हैं। हम डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यानी कि
सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और इनवॉइसेस को ट्रांसफर कर पाते हैं। मतलब ये पेपर बेस्ड वर्क है, उसको रिड्यूस कर देता है। हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके भी 6 सब पार्ट्स हैं जिनमें से कोई 5 हमें करने होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्लान। जो रिलायंस फ्रेश है उसका जो फ्लोर प्लान होता है वो किस टाइप का होता है? एंगुलर फ्लोर प्लान। एंगुलर फ्लोर प्लान क्या होता है? जिसमें जो डिजाइन वगैरह बनाए होते हैं, टेबल वगैरह होते हैं, वो राउंड शेप में होते हैं, एंगुलर शेप में होते हैं, ताकि इजीली कस्टमर जो है वो वॉक कर सके। नेक्स्ट है द ISO सर्टिफाइड सिंबल फॉर द फर्स्ट एड किट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। जो ISO का फर्स्ट एड किट का सिंबल है वो क्या है? व्हाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। इसमें जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर की होती है और जो क्रॉस होता है वो व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट दैट पर्टेन टू द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ स्टोर। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो हैंडल करती है प्रोडक्ट्स को स्टोर में। नेक्स्ट है S स्टैंड फॉर डैश इन SOP इन रिटेल। जो SOP है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो S किसके लिए स्टैंड कर रहा है? स्टैंडर्ड के लिए। ये SOP क्या है? ये कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, जो कि कोई भी कंपनी अपने स्टाफ मेंबर्स को देती है, अपने एम्प्लॉयज को देती है, ताकि वो स्मूथली वर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट मिनिमाइजेस द वेरिएशन and promotes standardization through consistent implementation of a process or procedure within the organization। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि एक कंपनी फॉलो करती है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, डायरेक्ट करती है, ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Name the floor that plan makes optimum use of the walls and utilize the space in the most judicious manner। इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट फ्लोर प्लान। जो स्ट्रेट फ्लोर प्लान है उसके थ्रू हम जो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वॉल्स का, स्पेस का मैक्सिमम यूज हम इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट। इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो हम कभी कभार खरीदते हैं, अचानक खरीदते हैं, मतलब इसके लिए कोई प्लान नहीं किया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं चॉकलेट्स, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पिज्जा एक्सेट्रा। क्योंकि हम इसके लिए पहले ही प्लान करके नहीं चलते हैं। जैसे अगर हम राशन वगैरह लेने जाते हैं तो उसके लिए तो हम पहले लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, या डिटेल बना लेते हैं कि क्या क्या परचेज करना है। लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम अचानक खरीदते हैं। अगर हमें शॉप पे दिखती हैं और दिल करता है लेने को तो हम ये ले लेते हैं, उनको इम्पल्स बाइंग कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज अ टाइप ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। जो राइट्स हैं मर्चेंडाइजिंग के वो कौन सा है? क्वांटिटी। करेक्ट क्वांटिटी जो है वो एक राइट है मर्चेंडाइजिंग का, क्योंकि वो सही क्वांटिटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग। जो मर्चेंडाइज प्लानिंग का फैक्टर कौन सा नहीं है? स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर दैट ही विल गाइड एंड ट्रेन बायर्स एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टिंग। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मर्चेंडाइजर के लिए कि वो जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको सही से डायरेक्ट करे। नेक्स्ट है एट सप्लायर्स लेवल विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ मर्चेंडाइजर। तो सप्लायर के लेवल पे मर्चेंडाइजर का कौन सा फंक्शन नहीं है? वो है मेक पेमेंट्स। जो मेक पेमेंट्स हैं ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो भी मर्चेंडाइजर है वो सप्लायर के पास क्या है, बाकी चीजें कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन वो पेमेंट वहां पर नहीं करता। पेमेंट जो है वो बाद में की जाती है जब डिलीवरी हो जाती है।
जब डिलीवरी रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट है फूड मर्चेंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। अब आपको पता ही है यहाँ पे फूड की बात की गई है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फूड मर्चेंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट, यानी कि रेस्टोरेंट है ये भी फूड से रिलेटेड है, ग्रोसरी है, आइसक्रीम है, ये सभी चीजें फूड से रिलेटेड है, लेकिन फुटवेयर जो है वो फूड से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फुटवेयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके भी 6 सब पार्ट्स हैं, जिनमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट पार्ट है अ डैश इज अ रूम सर्विंग एज एन ऑपरेशंस सेंटर वेयर अ फैसिलिटी और सर्विस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। तो कौन सा रूम होता है जहां पे ये सभी काम किए जाते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, कंट्रोल किया जाता है, वो कौन सा है, कंट्रोल रूम। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल रूम। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी इज। आपको पता है आजकल मैक्सिमम ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में सीसी कैमरे लगे होते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन एज। तो जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्लैक कैट्स। ब्लैक कैट्स जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चेक टू सी इफ अ मटेरियल इज कंसिडर्ड हैजर्डस। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को या किसी मटेरियल को ये देखना है कि वो खतरनाक है, डेंजरस है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेबल्स। जो प्रोडक्ट का लेबल है वो हम चेक करेंगे, उसमें ये चीज जरूर मेंशन होगी कि वो खतरनाक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी 2 बेनिफिट्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कौन कौन से बेनिफिट शामिल होते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो ये 3 यहाँ पे मेंशन्ड है, मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो ये 3 है, आप इनमें से कोई 2 जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द पसारा एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है 2005। अब ये पसारा क्या है, पसारा की फुल फॉर्म है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005। जो इसकी स्थापना है वो 2005 में हुई थी। ये एक ऐसा एक्ट है जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को रेगुलेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है कि कैसे काम करना है। इसकी डायरेक्शन के अंडर ही वो सारा एक्टिविटीज करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। इसमें फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो जो ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं, जिसमें से किन्हीं 3 के आपको आंसर देने हैं, किन्हीं 3 के आपको आंसर देने हैं। जो आंसर की वर्ड लिमिट होगी वो होगी 20 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 राइट एनी 4 C's ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में 7 C's यूज होते हैं, उनमें से कोई 4 के बारे में पूछा गया है। तो ये 7 C's क्या होते हैं मैं इनके बारे में बता देता हूं पहले। ये फर्स्ट होता है कंप्लीटनेस, नेक्स्ट है कॉन्साइजनेस, नेक्स्ट है क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, कर्टेसी। तो ये 7 होते हैं, 7 C's के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। आप इनमें से कोई 4 लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 7 गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके कुछ आप आंसर दे सकते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, इससे क्या है ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। जो व्यक्ति है वो अपने आप को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करता है, रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। हम अपने अकॉर्डिंग जो है वर्किंग आवर डिसाइड कर सकते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल। जो किसी भी टास्क की फेलियर या सक्सेस है वो एक इंडिविजुअल उसके लिए अकाउंटेबल होता है। इंडिविजुअल बिकम एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एंड नेशन एट लार्ज। जो एक व्यक्ति है वो नेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ग्रुप के लिए जो है एक एसेट के रूप में काम करता है जब वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। और आगे आप लिख सकते हैं इट एंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फेक्शन अमंगेस्ट इंडिविजुअल। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो क्या है, सेटिस्फाई होगा, क्रिएटिव होगा, उसे
अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो आप इनमें से भी कोई 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is the software that serves as an interface between the user and the computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस होता है। दैट मीन्स उसके थ्रू ही जो एक यूजर है वो कंप्यूटर को यूज कर पाता है, कमांड दे पाता है, इंस्ट्रक्शन दे पाता है और उसी के थ्रू जो है एक कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट हो पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर के जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन-कौन से पड़ते हैं समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर? तो आप इनमें से कोई लिख सकते हैं। एक है, फर्स्ट है एक्सेंचुएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। फोस्टर्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनोवेशंस वगैरह को भी बढ़ाता है। क्रिएट्स जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटिव जॉब्स को क्रिएट करता है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इनकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जो सामाजिक कल्याण है उसको प्रोत्साहित करता है। तो आप इनमें से भी कोई 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, children who have gone to school will be able to do jobs so that they can take care of themselves and their families, and also helps to become aware of one's role as a responsible citizen. तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं या नौकरी करेंगे, वो क्या है, अगर उनको अच्छी एजुकेशन होगी, तो वो परिवार का ख़्याल रख सकते हैं, समाज का ख़्याल रख सकते हैं और एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में जो है अपनी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं, जो कि समाज को डेवलप करने में हेल्प करेगा, एनवायरनमेंट को ठीक रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो आगे के जो 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 4 के हमें आंसर देने हैं, जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 20 to 30 वर्ड ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलीकॉम बिलिंग? टेलीकॉम बिलिंग से आप क्या समझते हैं? टेलीकॉम बिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग यूसेज, aggregating it, applying required uses and rental charges, and finally generating invoices for the customer. Telecom billing process also includes receiving and recording payments from the customer. जो टेलीकॉम बिलिंग है, ये जो कस्टमर द्वारा यूसेज होती है उसको कलेक्ट करती है, एग्रीगेट करती है और जो भी रिक्वायर्ड यूसेज होती है, रेंट होता है, उसको फाइनलाइज करके इनवॉइस जनरेट करती है। दूसरी बात है, जो टेलीकॉम बिलिंग है वो रिसीव करती है, जो पेमेंट कस्टमर करता है और उसको रिकॉर्ड करती है। जो भी कस्टमर के थ्रू रिसीविंग बिल पेमेंट किया जाता है, पेमेंट की जाती है, उसका सभी का रिकॉर्ड रखती है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेट फ्लोर प्लान। जो स्ट्रेट फ्लोर प्लान है उसकी कोई 2 एडवांटेजेस हमें बतानी है। तो इसकी एडवांटेजेस होती हैं, फर्स्ट है मोटिवेट्स शॉपर्स टू स्पेंड टाइम एंड एक्सप्लोर द मर्चेंडाइज, यानी कि जो खरीदार है वो वहां पे अच्छे से समय बिता सकता है और जो मर्चेंडाइज है उसको एक्सप्लोर कर सकता है, यानी सभी चीजों को इजीली अच्छे से देख सकता है। मैक्सिमाइजेस सेल थ्रू इम्पल्सिव बाइंग, ये जो है इम्पल्सिव बाइंग को भी प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। यानी कि अगर स्ट्रेट फ्लोर प्लान है तो उसमें जो कस्टमर है वो इजीली वॉक कर सकता है, सभी चीज़ों को इजीली देख सकता है, छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो इससे क्या है, इम्पल्स बाइंग जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप जो थर्ड पॉइंट है वो है एप्रोप्रिएट फॉर स्टोर्स वेयर सेलिंग अप्रोच इज कंसल्टेटिव एंड पर्सनल, यानी कि ये उन स्टोर के लिए भी अच्छी रहती है जहाँ पे जो सेलिंग अप्रोच है वो कंसल्टेटिव होती है या पर्सनल होती है, यानी कि जहाँ पे परामर्श वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और व्यक्ति कोई भी परामर्श लेता है कि ये चीज़ कैसे है, ये अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में डिस्कस करता है, तो वहाँ पे भी ये जो है वो फायदेमंद रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्टोर डिजाइन। जो स्टोर डिजाइन है उसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्टोर डिजाइन, फर्स्ट है इम्प्लीमेंट द रिटेलर्स स्ट्रेटजी, ये रिटेलर की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। सेकंड है इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग बिहेवियर, जो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है।
थर्ड है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, कंट्रोल डिजाइन द मेंटेनेंस कॉस्ट, ये डिजाइन और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी मीट करने में हेल्प करता है। यानी कि ये कुछ स्टोर डिजाइन के ऑब्जेक्टिव हैं, आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या होता है? मर्चेंडाइज प्लानिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच, इट इज एम्ड एट अ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू प्लानिंग सेल्स and inventory in order to increase profitability. It does this by maximizing sale potential and minimizing losses from markdowns and stock outs. यानी कि जो मर्चेंडाइज प्लानिंग है एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न लाना, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके कम से कम इन्वेस्ट करके, और लॉसेस को कैसे कम से कम किया जा सके, इसी को मर्चेंडाइज प्लानिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ अ प्लानोग्राम इज यूजफुल फॉर विजुअल मर्चेंडाइजर्स। जो विजुअल मर्चेंडाइजर हैं उनके लिए प्लानोग्राम कैसे यूजफुल है? A planogram allows visual merchandisers to plan the arrangement of a merchandise by style, type, size, price, or some other category. It also enables a chain of stores to have the same merchandise displayed in a coherent and similar manner across the chain. यानी कि जो प्लानोग्राम होता है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है मर्चेंडाइज को अरेंज करने का, स्टाइल के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग, साइज, प्राइस, इस तरह से उसको अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अरेंज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लानोग्राम। और ये जो है अगर एक से ज्यादा चेन है, एक से ज्यादा आउटलेट्स हैं किसी कंपनी के, तो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स में जो कि एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं।